बिल्कुल, रोमन क्लासिफिकेशन और रीच चार्ट दोनों ही सीआईएन के अलग अलग वर्गीकरण के तरीके हैं। रोमन क्लासिफिकेशन स्टॉप आमतौर स्टॉप स्टॉप। रिस्क फैक्टर CIN का आपने सही से बताया नहीं। जैसे इन्फेक्शन HPV 16, 18, 31 और 33, और HBV 2, HIV, कलमदिया और ईयरली सेक्सुअल इंटरकोर्स 16 ईयर से ज़्यादा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STD नहीं बताया आपने, ईयरली एज, फर्स्ट प्रेगनेंसी, हाई प्रेटी, इसके बाद टू मच टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द बर्थ, लो सोशो मेरिकल स्टेटस ये नहीं बताया, मल्टी सेक्सुअल पार्टनर ये सब चीज़ें आपने नहीं बताया, छोड़ दिया। हस्बैंड हु द मल्टी सेक्सुअल पार्टनर। फिर डाइटरी डिफरेंसी में पहले आपका ACE, फोलिक एसिड ये सब आपने नहीं बताया। इंक्रीजिंग एज, ये ओरल पिल्स यूजर, स्मोकिंग हैबिट। आपकी बात सही है, सीआईएन के लिए कई सारे जोखिम कारक होते हैं जो इसके विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें एचपीवी के विभिन्न टाइप्स जैसे 16, 18, 31, 33 के संक्रमण के अलावा एचपीवी, एचआईवी और अन्य यौन संचारित संक्रमण जैसे क्लैमिडिया भी शामिल है। इसके अलावा कम उम्र में पहली बार यौन संबंध, कई यौन साथी, धूम्रपान, ओरल गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग और कम पोषण जैसे फोलेट की कमी भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जोखिम भी बढ़ता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर सही समय पर स्क्रीनिंग और उपचार से सीआईएन के जोखिम को कम किया जा सकता है। आपने और नहीं बताया जैसे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टी सेक्सुअल पार्टनर, फिर इम्यूनो सस्पेक्ट, HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल, सेक्स हस्बैंड हु हैज़ द मल्टी सेक्सुअल पार्टनर। फिर डायटी में बताया आपने, इंक्रीजिंग एज होता है। फिर ओरल पिल यूजर, स्मोकिंग हैबिट। हाँ, ये सब चीज़ें आप छोड़ दे रहे हैं। आपकी बात सही है, सीआईएन के जोखिम कारकों में और भी कई पहलू शामिल हैं। उदाहरण के लिए निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, कई यौन साथी, कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोग, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति, धूम्रपान की आदत, ओरल गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल और उम्र बढ़ने के साथ जोखिम का बढ़ना भी शामिल है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम बेहतर तरीके से सीआईएन की पहचान और प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरह की व्यापक जानकारी से हम जोखिमों को सही तरह से समझ सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ CIN आपने बता दीजिए, जैसे साइकोलॉजी ऑफ स्क्रीनिंग, उसके बाद बता दीजिएगा हाई रिस्क ऑफ HPV DNA, और विजुअल इन्फेक्शन विथ द एसिडिक एसिड VIA, और क्लोरो COL PO क्लोरोस्कोपी। इतना बताइए। और भी है जैसे मैं एबनॉर्मल क्लोरोग्राफी फाइंडिंग में आपका सर्विलॉजी और बायोप्सी विद द स्क्लोरोस्कोपी। आप पहले इतना बताइए, अच्छे से बताइएगा। जरूर, सीआईएन की डायग्नोसिस में सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए सिटोलॉजी जैसे पैप्समीयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिटोलॉजी में कोई असामान्यता पाई जाती है तो आगे एचपीवी डीएनए टेस्ट किया जाता है जो हाई रिस्क टाइप्स जैसे 16 और 18 को पहचानने में मदद करता है। इसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन के लिए एसिटिक एसिड विनेगर का उपयोग किया जाता है जिससे प्रभावित क्षेत्र को बेहतर तरीके से देखा जा सके। इसके बाद कोलोस्कोपी की जाती है जिसमें सर्विक्स पर एक खास डिवाइस से जांच की जाती है ताकि असामान्य क्षेत्र को पहचाना जा सके। अगर कोलोस्कोपी में कोई अनियमितता देखी जाती है तो बायोप्सी की जाती है जिससे प्रभावित कोशिकाओं की जांच की जा सके। इस तरह से सीआईएन की पहचान और उसका स्तर जानना संभव होता है। और
सेलियोग्राफी आपने छोड़ दिया बायोप्सी का विदाउट सोलोग्राफी क्लोरोस्कोपी छोड़ दिया आपने। फिर सर्वाइकल स्मीयर का कितने कितने एज में होता है, जैसे ऑल सेक्स एक्टिव वोमेन 16 से 7 एज के में नॉर्मल डिस्क्रिप्टिक और इन्फेरेटिक सेल्स और अनसेक्टिफाई स्मीयर। आप सही से बताइए, अब बता नहीं पा रहे हैं सही से। आपकी बात बिल्कुल सही है। सीआईएन की डायग्नोसिस में कोलोस्कोपी के साथ साथ सेलियोग्राफी और बायोप्सी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बायोप्सी के माध्यम से प्रभावित कोशिकाओं को विस्तार से जांचा जाता है, जिससे सही स्तर का पता चलता है। सर्विकल स्मीयर की बात करें तो आमतौर पर सभी यौन संबंध वाले महिलाओं के लिए 21 वर्ष की उम्र से शुरू करके नियमित रूप से स्क्रीनिंग की जाती है। उम्र बढ़ने के साथ जैसे 30 वर्ष या उससे अधिक स्क्रीनिंग की आवृत्ति बढ़ती जाती है। स्मीयर के परिणामों में अगर सामान्य कोशिकाएं मिलती है तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव या इन्फेक्टिव सेल्स पाई जाती है तो ये असामान्य हो सकता है। कुछ मामलों में अनिश्चित या अस्पष्ट स्मीयर भी पाए जाते हैं, जिनके लिए आगे जांच की जरूरत होती है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया में हर चरण पर सावधानी बरतने से सही निदान और उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ CIN का बताइए, प्रिवेंटिव और डिफिनेटिव बताइए दोनों। सीआईएन का ट्रीटमेंट इसकी गंभीरता और स्तर पर निर्भर करता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में आमतौर पर हल्के मामलों जैसे CIN1 के लिए नियमित निगरानी और जीवन शैली में सुधार को शामिल किया जाता है। इसमें धूम्रपान छोड़ना, अच्छी डाइट और नियमित स्क्रीनिंग शामिल है। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट में अधिक गंभीर मामलों जैसे CIN2 और CIN3 के लिए लेजर एब्लेशन, क्रायोथेरेपी, लूप इलेक्ट्रोसर्जरी, लीप या कोन बायोप्सी जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इन प्रक्रियाओं से असामान्य कोशिकाओं को हटाया जाता है ताकि कैंसर के विकास का जोखिम कम हो सके। इस तरह से CIN का ट्रीटमेंट स्तर के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है ताकि मरीज को बेहतर और सुरक्षित परिणाम मिल सके।